आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि इसमें लिखा है कि मुसलमान वक्फ कर सकता है। मुसलमान होने का मतलब क्या है? क्या वह दिन में 5 बार नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति होगा, दाढ़ी रखेगा या टोपी रखेगा? उनकी पत्नी मुस्लिम होगी या गैर मुस्लिम? वे कौन होते हैं यह तय करने वाले? हिंदू धर्म में ऐसा कोई कानून नहीं है। कोई भी वक्फ संपत्ति सरकार के पास है, इसका निर्णय कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। खींचने का मतलब है। दूसरा उसमें क्या है कि कोई 5 साल जो मुसलमान रहेगा, उसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिसिंग मुसलमान रहेगा, वही वक्फ करेगा। अब प्रैक्टिसिंग मुसलमान का मतलब क्या है? क्या वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला होगा? क्या वो दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी? क्या वो रातों में जाके मस्जिद में इबादत करेगा? क्या वो कुरान का हाफिज होगा? क्या उसकी वाइफ मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी? ये तुम कौन होते तय करने वाले? 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है ना, ये देख लो आप। अच्छा, कोई ऐसा लॉ हिंदू धर्म में नहीं है, कोई भी कभी भी दान दे सकता है। आप ये क्यों लेकर आए बताओ? आप कौन होते? मैं प्रैक्टिसिंग हूं नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। मेरे घर में झांक के देखेंगे नरेंद्र मोदी, या फिर 5 साल के बाद मोदी बोलेंगे आओ बेटा तुम मुसलमान सर्टिफिकेट लेकर जाओ। हाँ, तीसरा अब उसमें देख लो। तीसरा क्या है उसमें कि ये बोला जा रहा है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट के कब्जे में है उसका फैसला कलेक्टर करेगा। अब आप मेरे को बताइए, कलेक्टर खुद गवर्नमेंट का होता है, एग्जीक्यूटिव का। क्या कलेक्टर अपने मामले में जज बन सकता है क्या? ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रबंध में कथित विफलताओं के लिए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार की निंदा की। विशेष रूप से जूनियर एनटीआर फिल्म के हालिया प्री रिलीज समारोह के लिए समर्थन की कमी को उजागर किया। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने बताया कि वर्तमान सरकार आयोजन के लिए बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने में विफल रही है, जो पिछले प्रशासन के दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा, जब हम सत्ता में थे तो हम फिल्म समारोह और धार्मिक उत्सव बड़ी सफलता से मनाते थे। दुर्भाग्य से वर्तमान सरकार इन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन लगती है। केटीआर ने फिल्म समारोह में पुलिस के हस्तक्षेप पर निराशा व्यक्त की और स्थिति को खेदजनक और सार्वजनिक समारोहों पर सरकार की ओर से ध्यान न देने का संकेत बताया। उनकी टिप्पणी विभिन्न क्षेत्रों और घटनाओं को संभालने के सरकार के तरीकों की बढ़ती आलोचना सांस्कृतिक समर्थन के संबंध में नागरिकों के बीच बढ़ती चिंताओं के बीच आई है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों में चुनाव लड़ने की संभावना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी आगामी पंचायत चुनाव में राज्य के ग्रामीण इलाकों में हिस्सा ले सकती है। अब तक पार्टी ने राज्य में कभी भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ा है। हालांकि पिछले पंचायत चुनाव के दौरान इसने यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न दलों के उम्मीदवारों को समर्थन दिया है कि मुस्लिम वोट विभाजित न हो। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि एआईएमआईएम करीमनगर, निजामाबाद, संगारेड्डी, विकाराबाद, आदिलाबाद, निर्मल, खम्मम और तेलंगाना के अन्य क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है। तेलंगाना में पार्टी के 7 विधायक, 2 एमएलसी और 44 जीएचएमसी पार्षद हैं। पार्टी की दूसरे राज्यों की विधानसभाओं में भी मौजूदगी है। बिहार विधानसभा में इसके 1 सदस्य हैं, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा में इसके 2 सदस्य हैं। यह देखना बाकी है कि क्या एआईएमआईएम आगामी पंचायत चुनावों में ग्रामीण तेलंगाना में विस्तार करेगी या नहीं। तेलंगाना के प्रमुख सिंचाई मंत्री एम उत्तम कुमार रेड्डी ने आश्वासन दिया कि क्षेत्र को उपजाऊ बनाने के लिए पूर्ववर्ती महबूबनगर जिले में सभी लंबी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। मंत्री ने आज उत्पाद शुल्क और पर्यटन मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव के साथ गुंटूर लिफ्ट सिंचाई योजना का दौरा किया। दौरे के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मंत्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने गट्टू लिफ्ट सिंचाई योजना में चल रहे कार्यों के बारे में व्यापक जानकारी एकत्रित की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एकत्रित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में 6 बार विधायक और 1 बार सांसद के रूप में कार्य करने के बाद उन्हें जिले की गहरी समझ है। उन्होंने उल्लेख किया कि एकीकृत आंध्र प्रदेश में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस परियोजनाओं का दौरा किया था और अब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इन कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सिद्धरामैया के मामले पर कहा कि मैंने अभी तक आदेश नहीं देखा है। मुख्यमंत्री किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार है। लोकायुक्त पुलिस एक स्वतंत्र संस्था है, वे किसी के दया के अधीन नहीं है, इसलिए वे जांच करेंगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया पर पीएम मोदी के बयान पर उनका कहना है कि इससे साफ पता चलता है कि यह एक राजनीतिक खेल है जो वे खेल रहे हैं। हम शुरू से कह रहे हैं कि बीजेपी पूरे प्रकरण का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है और अब प्रधानमंत्री ने यह साबित कर दिया है। सीएम सिद्धरामैया पर कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि मैं विशेष अदालत के आदेश का स्वागत करता हूं। साथ ही चूंकि जांच शक्तिशाली सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ है, इसलिए मैं सीएम से मांग करता हूं कि वह जांच सीबीआई को सौंप दें और अपना टेंडर दें, तुरंत इस्तीफा दें। कल भाजपा और जेडीएस विरोध प्रदर्शन करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो हमने पादयात्रा निकल पड़े थे बेंगलुरु से मैसूर, भारतीय जनता पार्टी एज वेल एज जेडीएस दोनों पार्टी मिलकर हम लोग पादयात्रा किए थे। हमारा पादयात्रा का परिणाम आज राज्य के उच्च न्यायालय और आज स्पेशल कोर्ट, जो विशेष कोर्ट है, दोनों कोर्ट का जो ऑर्डर निकल चुका है, दोनों चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के खिलाफ है, इन्वेस्टिगेशन करना है, ये आदेश निकल चुका है आज। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस दोनों मिलकर कल भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल, इस मामले में हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये इशू मुख्यमंत्री जी के खिलाफ है, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना है, और जब इन्वेस्टिगेशन मुख्यमंत्री और उसके फैमिली के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना है, इतना आसान की बात नहीं है। वी कांट एक्सपेक्ट इन्वेस्टिगेशन बाय लोकल पुलिस और लोकायुक्त पुलिस। इसलिए मेरा भारतीय जनता पार्टी का मांग है, सही तरीके से, सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन होना है मैसूर मुडा स्कैम में। आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख वाई शर्मिला ने राज्य के खिलाफ थाली बजाओ विरोध प्रदर्शन किया। शर्मिला ने कहा कि इसलिए आज कांग्रेस पार्टी ने थाली बजाओ नामक एक आंदोलन का सहारा लिया है, जिसमें मांग की गई है कि सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अपने घोषणा पत्र में सुपर 6 वादों को पूरा क्यों नहीं किया है। इस थाली बजाओ का उद्देश्य है चंद्रबाबू नायडू की सरकार को जगाएं, जो भाजपा और जनसेना के साथ गठबंधन में है। सीएम नायडू को सत्ता में आए 100 दिन हो गए हैं और उन्होंने यहाँ के लोगों की भलाई के लिए कुछ भी नहीं किया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि 7 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। हाल ही में आई बाढ़ के बाद भी बीजेपी ने आंध्र प्रदेश के लिए 1 पैसा नहीं दिया। वे आंध्र के 25 सांसदों के समर्थन के कारण सत्ता में बैठे हैं। हम सीएम चंद्रबाबू नायडू से मांग करते हैं कि वह इतने अलग थलग क्यों है, अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज कहा कि राज्य में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष को विभिन्न वर्गों के लोगों से 400 करोड़ रुपए का उदार योगदान मिला है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों, फिल्मी हस्तियों, सामाजिक संगठनों और अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान दिया और इसे एक रिकॉर्ड बताया। बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में लोगों ने एकता की अनुकरणीय भावना के साथ मिलकर काम किया। एक बड़ी आपदा का सामना करते हुए हम सभी ने मिलकर इससे निपटने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 400 करोड़ रुपए का योगदान देने के लिए उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी है। यह सर्वोच्च है, किसी अन्य राज्य को इतना नहीं मिला होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बाढ़ राहत उपायों के लिए अब तक 602 करोड़ रुपए जारी किए हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।